This conference will now be recorded. Very good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, determinants. Starting से पढ़ेंगे आप देवधारी वाल इंट्रोडक्शन पढ़िए. Introduction of determinants. In the previous chapter, we have studied about matrices and algebra of matrices. We have also learned that a system of algebraic equations can be expressed in the form of matrices. This means a system of linear equations like a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y equals to c2. वेट देखो यहाँ पे एक बहुत ही एक साफ और सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया है टू वेरिएबल्स में, तो आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कभी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक साथ दो स्ट्रेट लाइन देता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये a1, ठीक है, a2 देन b1 b2, इस तरह का पहले कोफिशिएंट को लिखा जा रहा है. ठीक है, देन कोफिशिएंट लिखने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल का कॉलम बनाया जा रहा है. जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लीकेशन सबने पढ़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है, a1x प्लस b1y. अब यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट का है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो c1 हो जाएगा. देन सेकेंड रो को फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a2x प्लस b2y which is equal to c2. तो इस तरह से वापस हमको वो इक्वेशन मिल सकता है. कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दो लीनियर इक्वेशन को या इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इतनी बात बोल रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? आगे पढ़िए. Can be represented as a1 b1 a2 b2 xy is equal to c1 and c2. Now this system of equation has a unique solution or not is determined by the number a1 b2 minus a2 b1. देखो ये चीज आपने देखा हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा है, सिस्टम के एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. उसके लिए a1 a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 b2, ये आपने पढ़ा है. जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो a1 a2, तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि दिस माइनस b1 b2 इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये कुल मिला के बात ये चीज समझ में आ रही है जो लिखा है वो. अगर आप ये समझ सकते हैं तो यहीं से आप डिटर्मिनेंट समझना शुरू कर देंगे. ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा है. देन the number a1 b2 minus a2 b1 which determines uniqueness of solution is associated with the matrix a1 a2 b1 b2. and अब यहाँ पे ये जो नंबर है a1 a2 b1 b2 यही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन यूनिक आएगा कि नहीं आएगा. क्लास 10th में पढ़ते थे वही चीज फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में समझ रहे हैं. ऐसा नहीं कि नई चीज है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर सोल्यूशन दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन अगर आने हैं तो उसके सोल्यूशन यूनिक होंगे कि उसकी कंडीशन आप पहले से जानते हैं, और वो बहुत क्लियर है. वो कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि वो कंडीशन क्या है. वो कंडीशन है a1 a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 b2. इसी नंबर को जब आप इस तरह से करते हो तो ये या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा. अगर 0 नहीं है, ठीक है, इफ नॉट इक्वल टू 0 है तब तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, लेकिन अगर ये 0 हो जाता है तब यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा. तो पूरा खेल जो नंबर लिखा है इसी का है. दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स. ठीक है, और इसी नंबर को, इसी पर्टिकुलर नंबर को ही क्या कहा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहा जाता है. ये चीज समझ में आ रहा है? इसी चीज को कहा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहा जाता है, उसको लिखा जाता है ऐसे. और डिटरमिनेंट ऑफ ए को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो यही नंबर है a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे a1 a2 b1 b2. आगे आपको पूरी बात समझ में आएगी कि डिटरमिनेंट वर्ड कैसे क्वाइन हुआ, कहाँ से आया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़िए. वंश, इसके आगे आप पढ़िए. पहले डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या है वो पढ़िए. Yes, sir. Determinants have wide applications in engineering, science, economics, social science, and etc.
In this chapter, we shall study determinants up to order 3 only with real entries. Also, we will सारे study real number entries various. होंगे। इस पे Also, एलिमेंट जो आपको दिखेंगे वो नंबर्स होंगे और नंबर रियल नंबर्स होंगे। हाँ, Also, we will study various properties of determinants, minors, cofactors, and applications of determinants in finding the area of triangle, adjoint, and inverse of a square matrix. Consistency and inconsistency of a system of linear equation and solution of linear equation in 2 or 3 variables using inverse of a matrix. ठीक है, आगे पढ़िए। डिटरमिनेंट पढ़िए। Determinants. To every square matrix A equals to Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A, where Aij equals to I, jth term element of A. तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सबका नहीं होता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर, मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो किसी ना किसी नंबर से एसोसिएटेड होता है, करस्पॉन्ड करता है, वो चाहे रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर 12th के कोर्स में हम रियल के बारे में बात करेंगे। तो हर एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसी ना किसी रियल नंबर से कनेक्टेड होगा, एसोसिएटेड होगा, और उसी रियल नंबर को ही हम डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब देखिए, अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। देवधारीवाल पढ़िए, नहीं ओम दीवान पढ़िए। Yes, sir. This may be thought of a function which associates each square matrix with a unique number, real or complex. If M is the set of square matrices, K is the set of numbers, real or complex, and if M implies K is defined by f function of A equals to K, where A is element of M and K is element of capital K, then function A is called the determinant of A. It is also denoted by mod A or det A or delta. हाँ, रिमार्क्स पढ़िए। Remarks. First one. For matrix A, mod A is read as determinant of A and not modulus of A. Only तो इसको square मॉडल नहीं matrices पढ़ना है, have तो हमेशा क्या determinants. पढ़ना है? जब भी मैट्रिक्स का कॉन्टेक्स्ट आएगा हमेशा इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, नॉट की मॉड ए। ठीक है, Yes, sir. Determinant of a matrix of order 1. Let ओनली स्क्वायर A, मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट्स। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हो सकता है। ये पढ़िए। yes, sir. Let A, element A, be the matrix of order 1, then determinant of A is defined to be equal to A. गुड। अगर एक ही ऑर्डर है मैट्रिक्स का तो जो नंबर होगा वही उसका मैट्रिक्स है। जैसे 2 लिख दिया 1 by 1 का, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? डिटरमिनेंट में ऐसे मॉड जैसे साइन लगाते हैं, लाइन है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, लाइन ब्रैकेट बोला जाता है इसको। तो इस तरह से जो है इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। तो 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए तो कुछ नहीं, सीधे आंसर लिख सकते हो आप। अभी आते हैं सेकेंड ऑर्डर के, जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का ऑर्डर जो है वो 2 है। तो पहले ऑर्डर के लिए समझ ले, दूसरे ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स का ही क्यों डिटरमिनेंट होएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों डिटरमिनेंट होएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों डिटरमिनेंट होगा? अभी डेफिनेशन लिखा है ना कि डिटरमिनेंट जो है, ठीक है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई नंबर है। ठीक है, और अभी आपने देखा कि ये डिटरमिनेंट क्या है। आप कहाँ थे अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे कि ये जो नंबर है A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है, दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन की सोल्यूशन जो है सिस्टम का वो यूनिक होगा या नहीं होगा, यही नंबर डिसाइड करता है। और इसी नंबर को हम जो है यूनिकनेस पता करने के लिए इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स से एसोसिएट कर देते हैं, और इसी को आगे चल के हम डिटरमिनेंट बोल देते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो क्या था? 2 by 2 ऑर्डर का था। ये समझ में आ रहा है क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपका फंक्शन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, बाकी किसी और का डिटरमिनेंट नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो 2 by 2 का मैट्रिक्स है, पहले तो उन नंबर्स को आपको लाइन ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेना है। जैसे ये मैट्रिक्स है तो एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट जो है उसको डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह 3 तरीके लिखने के, कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। तो आपने बस कुछ नहीं, जो मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट था वो हटा के लाइन ब्रैकेट लगाया, अब अपने आप समझ जाएंगे कि डिटर्मिनेंट है। ओपन करने के लिए इस तरह से ओपन किया जाता है। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि a1 a2 है, देन b1 b2 है, तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, देख लीजिए आप। यूनिकनेस के लिए आपने कंडीशन लिया था ना, a1 a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1 b2, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी इवेलुएट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, चारुल पढ़िए। आदि तुम्हारा वीडियो ऑन क्यों नहीं है? सर मैं वीडियो चालू किया बट वो कनेक्टिंग ही दिखा रहा है। ठीक है। परीक्षित सिंह है? परीक्षित सिंह, हाँ चलो। तो ये समझ आ रहा है, इवेलुएट करना है आपको। यहाँ पे भी वही करना है कि दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा कोई एक मैट्रिक्स था 2 4 -1 2, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स था जिसका आउटपुट इस, ठीक है, जिस जो एक नंबर से रिलेटेड है वो नंबर है 8, और ये जो नंबर है जिससे रिलेटेड है उस नंबर को कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? Yes, that number is called determinant. That determinant is a real number which is associated with every square matrix. मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऊपर काफी बढ़िया तरीके से फंक्शन के फॉर्म में आपको चीजें समझ में आ रही है क्या बेटा? Yes, sir. चलिए चारुल एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए। Evaluate, फिर ये कॉलम है x minus 1, सेकेंड कॉलम है x plus 1 x। तो देखो यहाँ पे भी कोई एक नंबर आया। अब जरूरी नहीं कि हर बार नंबर आए, अगर आप अंदर में इसके एंट्रीज अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर ही आएगा, बट इसके एंट्रीज में आप वेरिएबल डाल देंगे तो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले हैं 3 by 3 मैट्रिक्स का। आपने देखा सिलेबस में कि 3 by 3 मैट्रिक्स तक ही आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो 3 by 3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आगे पढ़िए। करणप्रीत पढ़ो। Determinant of a matrix of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinants. This is known as expansion of a determinant along a row or a column. There are 6 ways of expanding a determinant of order. ठीक है, समझ में आ रहा है? Expansion of determinant along a row or column. There are 6 ways of expanding the determinant. ठीक है, तो रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाता है। और 3 by 3 मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं बताइए? 3 रोज 3 कॉलम होंगे, तो 3 और 3 मिला के 6 तरीके से ये जो है ओपन हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन अलोंग रो 1 बोल रहा है। एक रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंशन करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा वो आप लोग देखते चलिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। उसका तरीका यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सपोज ये मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, मैट्रिक्स में आपका 11 12 13 लिखा हुआ है, देन 21 22 23 लिखा है, देन 31 32 एंड 33 लिखा है। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से ओपन होगा वो देखिए आप कि A1 है। ठीक है, A1 1 है, तो उस रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए जहां पे ये है। तो उस रो और कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें यहाँ से, तो ये रो और वो कॉलम है डिलीट कर देते, जो बचा हुआ मैट्रिक्स है। ठीक है, जो बचा हुआ मैट्रिक्स है इसी को आगे चल के हम देखेंगे कि इसी को माइनर बोला जाता है। ठीक है, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा A22 A23 A32 A33, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। देन अगला जब नंबर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे माइनस लगा लेते हैं। ठीक है,
और ये i और j की पोजीशन को देखा जाता है, i और j का अगर सम इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और अगर i और j का सम अगर ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो 1 2 में आप देख रहे हैं कि i और j का सम जो है वो 3 आ रहा है, जो कि ऑड आ रहा है, इसीलिए हम माइनस लगा देते हैं सामने, और फिर वापस उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे जहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच गया है, जो बचा हुआ है वो फिर से माइनर कहलाएगा, माइनर डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पे माइनर डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा आपका A21 A23 देन A31 A33। अगला जो नंबर है वो है आपका A13, फिर से ये पॉजिटिव प्लेस पे रहेगा, और उस रो और कॉलम को अगर छोड़ देते हैं तो जो बच जाता है वो मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स कहलाता है। उस माइनर मैट्रिक्स सॉरी माइनर डिटर्मिनेंट कहलाएगा, और उसको माइनर को फिर से लिख देंगे A31 A32। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अब आप बोलेंगे इसके आगे क्या करना है? इसके आगे कुछ नहीं, आपको 2/2 का पता है, ओपन कर देना है। तो 3/3 किस तरह से ओपन हो रहा है रो 1 के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है क्या? चलिए एक क्वेश्चन बना Yes, लेते हैं, sir. चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे रो के एक्सपैंड, जो रो के अलोंग हम ओपन कर सकते हैं, वैसे कॉलम के अलोंग भी ओपन कर सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, इवेलुएट करना है आपको। तो सबसे पहले मैंने 1 लिया, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 1 लिया, 1 के साथ जो माइनर आएगा वो क्या आएगा, 3 0 1 0 आएगा। देन -2 लगा देंगे 2 के लिए, समझ में आ रहा है? देन उस रो और कॉलम को अगर आप छोड़ देंगे जहां पे 2 है, तो वो है आपका -1 0 4 0, प्लस साइन लगेगा 4 को, 4 के साथ जो माइनर आ रहा है वो आ रहा है -1 3 4 1। इस तरह से 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट आपको मिल गए। आप उनको सॉल्व कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक रियल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ तो 0 आ जाएगा, देन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, +4 -1 -12। इस तरह से आपका -13 × 4 आ जाएगा, -52 जो है आपका आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब रियल नंबर था तो एंट्री रियल आई, कोई फंक्शन दे देगा तो फंक्शन के फॉर्म में या एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी वही तरीका है सॉल्व करने का, किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसको ओपन कर सकते हो। तो एक तो तरीका ये है कि अगर मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं मैं, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें, तो डिटर्मिनेंट, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ये होता है कि जैसे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, वो रो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है। तो रो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, रो 1 से कॉमन ले लें हम लोग, ठीक है, तो क्या मिलेगा, रो 1 से हम माइनस कॉमन ले लें तो किस तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं? 0 माइनस यहाँ साइन पे तो अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हाँ, यहाँ पे तो सीधा सीधा इसने ओपन कर दिया है, लेकिन हम चाहते तो इसको आगे हम प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलो ठीक है, फिलहाल तो आप अभी इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। आगे कुछ 1 2 प्रॉपर्टी हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बेसिस पे भी हम जो है मैट्रिक्स सॉल्व करना है। बट ये आप समझ गए क्या कि 3/3 का मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व करना है? Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स, 2 डिटर्मिनेंट जो है इक्वल कर दिया है और x की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स से आपको x के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन आएगा और दूसरा तो एक नंबर है। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। जिस भी तरह का इक्वेशन है आपको आता है सॉल्व करना, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ पे? चलिए एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 2 × -1, देन माइनस लग गया सामने, 4 मल्टीप्लाइड बाय -5। आंसर क्या बन रहा है, -2 + 20, 18 इसका आंसर है। समझ में आ रही क्या चीजें? यहाँ तक समझ में आ गया 2/2 का मैट्रिक्स किस डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करना है।
चलिए क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 3 देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ये शो करना है कि ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू, वो 4 बाहर निकल रहा है, देखो ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कई तरीके से पूछा जाता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी थ्योरी समझाते हैं कि कभी भी मैट्रिक्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो रो वाइज होता है या कॉलम वाइज होता है। से अगर 2a है तो 2a मतलब कहाँ कहाँ हो जाएगा, 2 तो सब में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 2a अगर मैट्रिक्स लिखो तो वो कैसे होता, तो 2a मैट्रिक्स होता 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरह से बनता है ये 2a। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट जब हम लेते तब ऐसे लिखते हैं नंबर को, 2 कॉमा सॉरी 2 4 8 4। अब यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा तो पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन नहीं निकलता है, या रो या कॉलम से ही निकलता है। तो पहले रो से देखो 2 निकल रहा है कॉमन, दूसरे रो से देखो वहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है। अब क्या बच गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, और वैसे यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा और ये 2 बचा। तो जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअल में क्या है, ये 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, क्योंकि वही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। तो चीजें समझ में आ रही है क्या, कि कभी भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जैसे मैट्रिक्स को आपने, जैसे मैट्रिक्स पे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स हो जाएगा, ये याद रख लीजिए। मैट्रिक्स पे अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम्स होगा कि 27 टाइम्स होगा, जितना सर ऑर्डर है ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 का है, अगर मैं उसमें 2a कर दूं, ठीक है, तो 2a का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 2 क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि 3 रो होते हैं ना। 3 बाई 3 के मैट्रिक्स में कितने रो या कॉलम होंगे, 3 रोज होंगे, तो हर एक जगह से 2 2 कॉमन निकल सकता है। ये चीज समझ में आ रही है क्या बेटा। चलिए एक क्वेश्चन यस सर। बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना के देखिए, 5 और 6 आप डिटर्मिनेंट निकाल पा रहे हैं कि नहीं। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट 3 बाई 3 का, और आंसर क्या आ रहा है बताइए जल्दी से। पूरा प्रोसेस से आप सॉल्व करिए और आंसर जो है वो ग्रुप में सेंड करिए क्लिक करके। दोनों बना लीजिए फिफ्थ का।
सर फर्स्ट और सेकंड ही बनाना है कि थर्ड फोर्थ भी बनाना है? अभी फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक बना लीजिए, बाकी उसको होमवर्क है बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 Yes. भी वैसे ही, आगे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आप ये पहला एक्सरसाइज में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बना के रखिए। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि कैन यू सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो सिलेबस से डिलीट हो गया, इसलिए ये पार्ट हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज डिलीटेड पार्ट। आगे देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपको आई होप कि समझ में आया होगा और आप उसको बना भी लेंगे। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आपको एक भी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं करनी। जो पहले एक्सरसाइज में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कॉमन निकालने वाली, सिर्फ वही चीज करना है, बाकी और कोई इसके अलावा प्रॉपर्टी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो एक्सरसाइज 4.2 है वो तो आपको बनाना ही नहीं है, वो डिलीट कर दिया है पूरा, ठीक है। एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा वहां से क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफी बहुत ज्यादा पोर्शन था डिटरमिनेंट की, जो प्रॉपर्टीज है हद से ज्यादा उसमें सवाल और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वो हटा दिया, कुल मिला के वो सॉल्व ही होता है, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी सॉल्व होता है, मगर प्रॉपर्टी हटा दिया, आपको नॉर्मल तरीके से जो डेफिनेशन है उसी से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये डिलीटेड पार्ट है। अब सीधा जो अगला आर्टिकल है वो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, आपने सिलेबस में भी देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या चीज जो है सिलेबस में दिया हुआ है। एक चीज तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे 3/3 का, ठीक है, वहां तक पढ़ेंगे अप टू 3/3, मतलब 1/1 भी आएगा, 2/2 भी आएगा, 3/3 भी आएगा। इसके आगे आपको माइनर जो है वो पढ़ना है, को फैक्टर पढ़ना है एंड एप्लीकेशन पढ़ने हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट का एरिया निकालने के लिए। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। आप देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पहली बात तो ये है कि क्या देना चाहिए। तो यहाँ पे 3 वर्टाइसेस मिला हुआ रहना चाहिए, तीनों वर्टेक्स अगर मिला है तो कॉलम वाइज ऐसे एंटर कर देंगे, रो 1, ठीक है। तो ये प्लेन में कोई ट्रायंगल है उसके लिए है, ठीक है। तो वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 इस तरह से आपका आ जाता है, आपने 10th में पढ़ा भी होगा हाफ ऑफ दिस फॉर्मूला करके। तो ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पढ़ना है आपको, x1 y1 x2 y2 देन x3 y3 और ये 1 1 1 इस तरह से आएगा। ये समझ रहे हैं क्या? आपको सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं, इसका कोई प्रूविंग वगैरह कुछ नहीं। आपने डिटर्मिनेंट देख लिया ना कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, बस उसी को अप्लाई कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। क्वेश्चन लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स दे दिया है, इनको कुछ नहीं करना, बस आपको एक ट्रायंगल के फॉर्म में डाल देना है। स्कोरिंग टॉपिक है, सारे बच्चे स्कोर करते हैं, यहाँ से पास होने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देव ठाकुर, आर यू देयर? बन जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा, अगर मान लो ये नेगेटिव नंबर आ जाए सॉल्व करते हुए, तो एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए आप उसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ना है, देवधारी वाल पढ़ो। Find the equation of the line joining A13 and B0, 0 using determinants and find K if D, K, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units. देखो एक मैट्रिक्स के आपके टोटल कितने पॉइंट दे दिए हैं, 3 पॉइंट दे दिए हैं। ट्राइंगल है आपका एबीडी, वो बोल दिया कि इसका स्क्वायर, इसका एरिया जो है, ठीक है, इनका जो एरिया, अब ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है क्या है ये? इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग द डिटर्मिनेंट पहले पूछा। इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, कितने लाइन ज्वाइनिंग है, 3 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो लाइन का एरिया, तो लाइन का तो एरिया आएगा नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाएंगे, ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी के लिए भी ये कंसेप्ट को यूज किया जाता है, प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, मिल जाता है। तो यहाँ हमने इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 पॉइंट दिया गया था,
ठीक है, ए और बी दिया गया था, बोला कि इक्वेशन निकाल लीजिए, तो इक्वेशन निकाल लिया। फिर उसके बाद इसने के निकालने बोला और डी पॉइंट दे दिया, और इसने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है +-3 क्यों लिया आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, लेकिन एरिया आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस में लेना है, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती थी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ले लिया और के जो है वो उसकी वैल्यू आ गई माइनस। ये कई बार पूछा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम्पल नंबर 18, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? आई होप कि 4.3 Yes, आपको sir. समझ में आ जाएगा, ठीक है, और काफी इजी है। जस्ट जो आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है उसी को आपको अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, और बहुत आसानी से आप डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करने आता है तो आपसे बन जाएगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम्पल में देखा वही आपने। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि माइनर जो होता है वो क्या होता है, रो और कॉलम को अगर छोड़ दें तो माइनर बन जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है ये हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप 2 एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है, और बनाकर मुझे बताइए। चलिए क्लास ऑफ करें, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।